राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। बना जो महाराजा के नाम, हमारा नमस्कार दर्शकों, आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति उपस्थित हैं जिन्होंने दिल्ली की राजनीति को बहुत ही गहराइयों से देखा। एक ऐसे नेता जिनका दिल्ली की राजनीति में बहुत ही अहम रोल रहा, जिन्होंने बीजेपी के निर्माण में भी हेल्प करी। श्री नंद किशोर गर्ग जी, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी। नमस्कार, धन्यवाद। सर का रोल बहुत ही अहम रहा दिल्ली के अंदर। जैसे कि दिल्ली ने नए नए दौर दिखाए राजनीति के अंदर, उसी समय सर का मोदी जी के साथ भी एक बहुत ही गहरा संबंध बना, एक नई मित्रता की शुरुआत हुई। तो सर, मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहूंगी ऐसी जगह से जो कि अभी बहुत बड़ा हादसा हुआ लाल किला में, जिसने दिल्ली को झंझोड़ दिया एक तरीके से। हर कोई डरा हुआ है। इसके अंदर इतने बड़े बॉम्ब ब्लास्ट में बहुत से लोगों का नाम सामने आ रहा है, और जैसे कि आपका जो रोल है बीजेपी के अंदर वो काफी अहम रहा, आप मोदी जी को काफी अच्छे से समझते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मोदी जी का इस पे क्या आगे एक्शन रहेगा? मैं समझता हूँ कि 11 साल का मोदी जी का कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में ये पहला इस टाइप का इंसिडेंट हुआ, और ऐसा इंसिडेंट में ऐसे लोग शामिल हैं जो पढ़े लिखे हैं, वाइट कॉलर्ड हैं, डॉक्टर हैं, सफ़ेद कोट पहनने वालों को हम कितना मान सम्मान देते हैं, और वो पूरा का पूरा नेटवर्क जिसमें महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, सब हाईली एजुकेटेड हैं, जिसके ऊपर शक करना जल्दी से संभव नहीं होता। पर तो मोदी जी विपरीत परिस्थितियों में भी संयम रखते हैं, धैर्य रखते हैं, और ऐसे तत्वों को कुचलने की क्षमता रखते हैं। पहले भी किया है, गुजरात में भी किया था, यहाँ भी करेंगे। और ये पूरा जो मॉड्यूल है, यदि ये बस टाइमली ना होता तो आप अंदाज़ा लगाएंगे जितना 3000 किलो से ज़्यादा विस्फोटक पदार्थ जो बरामद हुए जी, और 30 किलो का असर ये है, सबके सब होता तो कितना बड़ा कांड होना था। परंतु इस देश में भगवान की भी कृपा है, लोग भी जागरूक भी हैं। इस व्यक्ति ने कई दिन तक छिपने की कोशिश की, कार समेत उसको लेके घूमा, परंतु आज में फ्रस्ट्रेशन में रेड लाइट पे इसने ब्लास्ट करके स्वयं को खत्म किया जी। और मैं समझता हूँ कि ये पूरा मॉड्यूल कश्मीर से शुरू होकर, जिसकी शाखाएं लखनऊ भी पहुँच गई, कानपुर भी पहुँच गई, सहारनपुर भी पहुँच गई, और देश के लगभग 100 स्थानों पर यदि कांड करते, जिसमें अयोध्या और बनारस भी था, भगवान की कृपा से सब ठीक रहा है। और इसको पूरा बस्ट आउट हमारे NIA और सिक्योरिटी एजेंसीज तत्परता से इन सबको काबू में कर लिया है जी। और भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो, इसके लिए हमें जागरूक रहना पड़ेगा। और शिक्षा के पद्धति में क्या कमियां हैं कि इतने हाईली एजुकेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर बनने वालों का भी ब्रेन वॉश कोई कर सके, ये परिस्थितियां पैदा नहीं होनी चाहिए जी। और शिक्षा पद्धति के अंदर नई शिक्षा जो पॉलिसी है उसके अंदर बहुत परिवर्तन आए हैं और आवश्यक है, वो करने चाहिए, ताकि हमारी नई पीढ़ी बहुत ही संस्कारित हो, जिनके लिए राष्ट्र प्रथम होना ही चाहिए और आपसी सद्भाव जिनका मूल मंत्र बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम ये सब करने में समर्थ होंगे, क्योंकि जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ही शक्तियाँ हमें रोकने वाली भी खड़ी होंगी, चाहे वो कट्टर आतंकवादी हों, उनके चक्कर में आगे कुछ खालिस्तानी तत्व जुड़ जाते हैं। हमारे से आगे बढ़ता देखने में ट्रंप साहब की भी इच्छा है कि हम आगे ज़्यादा ना बढ़ें और हम उसके पिछलग्गू बने, परंतु मोदी जी के होते हुए और 140 करोड़ का हमारा देश
इन सब चीज़ों को पार करके अपना 2047 का जो हमारा लक्ष्य है उसकी ओर तेजी से हम बढ़ेंगे। मोदी जी की नेतृत्व क्षमता पर मुझे पूरा भरोसा है, और मुझे नहीं, देश के सभी लोगों को। बिहार जैसा प्रदेश जो लोकतंत्र की जननी है, जहाँ पर चाणक्य ने चंद्रगुप्त जैसे योग्य प्रशासक दिए, आज वहाँ जो स्थिति थी उससे आज उभर के आ रहे हैं, और बहुत तेजी से बिहार फिर से नेतृत्व करेगा इस देश को। और बिहार, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेंगे तो गरीबी, अभाव ये सब समाप्त होंगे, निश्चित तौर पर होंगे। जी, ये सब तो बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन इसके अलावा इस बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर अल्फा यूनिवर्सिटी का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है और उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तो इस पे आपका क्या कहना है? ये भारत के संविधान में कुछ प्रिविलेज दे दिए हमने, आर्टिकल 30 जी, उसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खोलने को थोड़ा सा अधिक सुविधाएं देने की बात थी, परंतु हमारे इस देश में तुष्टीकरण के नाम पर खुश करने के लिए अफसरों के दिमाग में भी कि करने कुछ माइनॉरिटी के नाम पे कोई यूनिवर्सिटी बना रहा है, ऐसे इलाके में फरीदाबाद में बना रहा है जो पिछड़ा है, जी, तो शायद लीनियट रहे हमारे ऑफिसर। परंतु मैं समझता हूँ कि यूजीसी, एआईसीटी, नेशनल मेडिकल काउंसिल, ये जो लोग इन्वॉल्व हैं 20 साल में, उन सब की जांच होकर उनको भी नौकरियों से हटाना चाहिए। आखिर कोई आदमी इंदौर महो से 25 करोड़ रुपए ला के 25-30 साल पहले जी, ठगा भी किसको? उन मुस्लिम भाइयों को जो मिलिट्री से रिटायर थे। जी, 3 साल जेल में रह गए और फिर हमारी अथॉरिटी क्यों सोई रही? दोनों भाई तिहाड़ जेल में 3 साल रहे हो तो उनके तो ठप्पा लग गया बिल्कुल। कि क्रिमिनल हैं, फिर भी क्यों किसी को पता चला? कैसे दुबई में जाके ये रहने लग गए, वहाँ एम्पायर बड़ा खड़ा कर दिया, पहले पैसे विदेशों से ला के यहाँ फंडिंग कराई, जी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी 80 एकड़ में, सही। इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया, तो कहाँ से पैसा आएगा? जी, और इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर सामान्य आदमी को ईडी, सीबीआई और सब लोग परेशान करते हैं, तो ऐसे जो इतने बड़े मगरमच्छ हैं, जी, ये अब तक कैसे बचे रहे? और जो इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। यूनिवर्सिटी को सरकार, हरियाणा सरकार को टेक ओवर करना चाहिए, बच्चों का भविष्य खराब ना हो जो मेडिकल पढ़ रहे हैं, और हॉस्पिटल चलता रहे, सरकार टेक ओवर करके उसको सरकारी तंत्र के हिसाब से चलाना चाहिए, जी, और तुरंत ये काम करना चाहिए। जी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बुलडोजर चलाने के हक में मैं नहीं, बनाने में बिल्कुल। बरसों लगते हैं, परंतु उसको पूरा का पूरा टेक ओवर करें और सरकारी हिसाब से उसको चलाना चाहिए, जब्त करके उसको चलाएं। जी, जी सर, ये चीज़ तो है। सर अगला प्रश्न मेरा ये है, जैसे भारत ने 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई, लेकिन आज हम देखते हैं कि वो भारत के विरोध में बहुत जगह पे दिखाई देता है। तो इसको लेके आपका क्या कहना है और हम ऐसे क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि वो चीज़ धीरे-धीरे कम हो? 71 में पूरा देश लगा, लगभग 1 लाख लोगों को बंदी बनाया, 6 महीने उनके ऊपर सारे खर्चे किए, एज गेस्ट रखा कैदियों को भी। जी, परंतु हमारी जो कमजोरियां हैं, इसका शिमला समझौते के नाम पर उन सबको छोड़ा गया, और शेख हसीना के पिताश्री जो बंगबंधु कहते थे, उनकी इच्छा थी कि भारत से मित्रता रहे, परंतु कट्टरवादी जमात इस्लामी के लोग और पाकिस्तान के वो तत्व जो पीछे रह गए थे, वो भारत से संबंध अच्छे रखना नहीं चाहते। भाषा के नाम पर पाकिस्तान से अलग हुआ था बांग्लादेश, जी, और फिर आज कट्टरता वहाँ हावी है, और हमने भी समय रहते हुए शेख हसीना का ये जो बगावत कराई, ये अमेरिका के तत्व थे, पाकिस्तानी तत्व थे, और हमारी कहीं ना कहीं चूक हुई है, हमारी विदेश नीति के कारण भी, और कहीं हम उस चीज़ों को पहचान नहीं पाए जो जैन जी नेक्स्ट के नाम पर पूरे वर्ल्ड में एक अराजकता फैलाने के तत्व हैं। उसमें CIA भी है और पाकिस्तानी तत्व भी हैं। हमें उनको धैर्य से कुचलना चाहिए, और बंगाल को, पश्चिमी बंगाल को भी उस रास्ते पर ले जाने का जो उनका 120 साल पुराना सपना है, 1905 से वो सपना था, अरे पूरे बंगाल को करने का था, परंतु मोदी जी हैं, इनको अपने समझदारी से, और ममता दीदी को भी देश हित में केंद्र से बनाकर चलें, और घुसपैठियों को और आतंकवादियों को पनाह नहीं देनी चाहिए। जी, ये
ममता दीदी को भी मैं कहना चाहूँगा कि दीदी, देश पहले, आप हम होंगे नहीं होंगे, परंतु देश रहना चाहिए तो हमारे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि जितना ज़्यादा परिवारवाद करेंगे, जितना अराजकता फैलाएंगे, तो जिस प्रकार से लालू परिवार का हश्र हुआ है, जी। कोई सोच सकता था क्या कि ये हश्र हो जाएंगे? एक परिवार के अंदर ही बिखराव हो गया। तो जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तो ममता दीदी को भी भतीजे के प्रति मोह हटाकर राष्ट्र के प्रति अपना सम्मान और मोह बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। तो सर, जैसे कि इसमें हमने देखा काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का भी नाम है और बच्चों का ब्रेन वॉश किया गया कि गलत जगहों पे वो अपने हाथ डालें। तो इसमें हम कुछ अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर चेंजेस ला सकते हैं जिससे हमारा जो यूथ है वो ऐसी गलत जगहों पे अपना टाइम ना लगा के सही जगहों पे और सही तरीके से उसको यूटिलाइज करें। मुझे समझते कुछ कदम उठाने चाहिए। जी। सबसे ज़रूरी है एनसीसी फिर से कंपलसरी करें जी। सभी कॉलेजेस में। उससे क्या वो राष्ट्र प्रेम और उनको भाव बढ़ेगा। दूसरा, आर्टिकल 30 को आज मुझे समझता है संविधान संशोधन करके हटा देना चाहिए। पढ़ाई का जब सबको मौका मिले तो माइनॉरिटी के नाम पर इस प्रकार की जो संस्थाएं कई हैं, जी। अल-फलाह तो एक है, इस टाइप की कई हैं। सरकारी भी एएमयू सरकारी तंत्र पे चलती, सरकारी खर्चे से चलती है, पर एडमिशन आज भी ओबीसी का नहीं है, एससी का नहीं है, जामिया मिलिया, इन सबको एक जैसी शिक्षा, एक जैसे नियम हो। और आर्टिकल 30 मैं समझता हूँ हाई टाइम है, जैसे धारा 370 हटाई, ऐसे आर्टिकल 30 में भी आज उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर सब चीज़ें हैं। तो अलग से प्रिविलेज क्लास, माइनॉरिटी के नाम पर तुष्टीकरण का जो रवैया है वो बंद होना चाहिए। ये सबको सब समान रूप से सब चीज़ें मिल रही हैं, मिलनी चाहिए। जो पढ़ना चाहे उसको पूरी सुविधाएं मिले, परंतु संस्थानों को इस नाम का कोई प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। सरकार की नज़र में शिक्षा के क्षेत्र में जो भी काम करता है वो सेवा भाव से करे, उसको सहूलियत दें। अलग अलग वर्गों के हिसाब से बांट के तुष्टीकरण ना करें, सबका संतुष्टीकरण करें। जी। सबको पढ़ने वाला कहीं पढ़े, उसको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। परंतु जो सरकारी खर्चे से पढ़ें तो उनको सरकारी हॉस्पिटल में सेवा भी करनी चाहिए, ये बात भी कंपलसरी होनी चाहिए। जी। तो सर, जैसे कि आज भारत की और पाकिस्तान की सेनाएं बिल्कुल तैनात खड़ी हैं और हम जैसे जानते हैं कि आप मोदी जी को काफ़ी ज़्यादा समझते हैं और उनकी बातों को आप हमें अच्छे से समझा भी पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी की क्या ऐसी स्ट्रैटेजी होगी बॉर्डर को लेके, अब किस दिशा में वो आगे बढ़ रहे होंगे? अब 200 देश हैं इस धरती पर, जी। और हमारा नारा क्या, वसुधैव कुटुंबकम। ग्लोबल वर्ल्ड एक है, ये हम सोचते हैं, ये हमारे वेदों के काल से। और मोदी जी उसी रीति नीति पे चलते हुए, परंतु शठे शाठे बदमाश को ठीक करने के लिए शक्ति की जरूरत है, तो वह ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जी। स्पष्ट कह रहे हैं वो। और जिस दिन मौका लगेगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो या आतंकवादी ठिकाने हो, जैसे पहले नष्ट किए थे, फिर यदि फिर शरारत करने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत की नेवल फोर्स, एयर फोर्स सब लगातार अभ्यास कर रहे हैं। अभी अगले हफ्ते फ्रांस के साथ कर रहे हैं। राजस्थान में तीनों सेनाओं का चल रहा है, सेंट्रल कमांड बनाई गई है। और भारत आज किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, अपने हथियार, अपनी व्यवस्थाएं डीआरडीओ के माध्यम से बनी है। ड्रोन को 200 मीटर पहले ही गिरा दिया जाए, कल ही ऐसी हमने दिखाई है लोगों को। हमारी शक्ति बढ़ रही है, हमारे हथियार बढ़ रहे हैं, और हमारे देश की जो सेनाएं 20 लाख तो हमारी तीनों फोर्सेस में हैं, और लगभग इतने ही लोग हमारे पैरामिलिट्री फोर्स से, वो देश की सुरक्षा करने में सक्षम हैं। और देश का नेतृत्व उनको खुली छूट दे रखी है कि जो आवश्यक हो, जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो उनको दी जाएगी। कहाँ 2014 तक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिलती थी, आज हम सभी सुविधाएं अपने सैनिकों को, जो अपनी जान जोखिम पर लेकर चलते हैं, उनको पूरी सुविधाएं दे रहे हैं, पूरा मान सम्मान दे रहे हैं। और यही देश के हमारे रक्षा करने वाले लोगों को यही चाहिए, और वो हम दे पा रहे हैं। सर, जैसे भी अभी हमने बांग्लादेश के बारे में बात करी, तो हम देख सकते हैं जैसे कि हमारे काफ़ी सारे ऐसे सिटीज़ हैं, स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं उनके साथ।
तो उसमें उनकी सिक्योरिटी में हम कैसे बेटरमेंट ला सकते हैं जिससे कि हमारे देश को डर के ना रहना पड़े या उन स्टेट्स में ऐसा डर का माहौल ना रहे। अब ये प्रश्न आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे 8 स्टेट हैं जो नॉर्थ ईस्ट की, जी जो बहुत ही पीछे रह गई थी विकास के मामले में, और वो अपने आप को भारतीय नहीं मान रहे थे क्योंकि हमने उनको भी ढंग से नहीं माना था। जिसमें नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, आसाम, जी सिक्किम, ये वो सब स्टेट थे, जो त्रिपुरा, जी जो छोटी स्टेट थी। परंतु नॉर्थ ईस्ट मतलब लुक ईस्ट का अटल जी ने जो एक कॉन्सेप्ट दिया था, पूर्व की तरफ देखिए, मोदी जी ने उसको इतना आगे बढ़ाया कि अलग से मिनिस्ट्री बनाई। आज सबको रेल से जोड़ने का काम चल रहा है। जी अभी लेटेस्ट त्रिपुरा भी जुड़ गया है, मणिपुर भी जुड़ गया है। तो ये सब काम सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। वहाँ अधिक से अधिक हवाई अड्डे बने, अधिक से अधिक रोड्स बने, अधिक से अधिक हमारा जो समुद्र का, बंगाल की खाड़ी वगैरह का, जी उसमें हमारे नेवल शिप हों। तो तीनों चारों दृष्टि से देखते हुए सबसे पहले वहाँ विकास करके हमने लोगों का विश्वास जीता। मोदी जी की सबसे बड़ी सफलता है कि वो सफलता ये है कि आज वो ईसाई बहुल होते हुए भी मेन स्ट्रीम में आ गया। नागालैंड भी आ गया, जी मेघालय भी आ गया, मिजोरम भी आ गया। आसाम में लगभग 45% घुसपैठी है या इस्लामिक लोग हैं। परंतु पिछले 10 साल में आसाम के अंदर इतने मेडिकल कॉलेज खुले हैं जितनी कल्पना नहीं कर सकते। एक अकॉर्ड में एक आईआईटी मांगा था, इतने बड़े एजुकेशन के 20 साल, आज वहाँ पर बिना मांगे सब चीज़ मिल रही है। जी तो ये जो सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं, आज हमारा जब बिजली जितनी बनेगी अरुणाचल में, और भूटान हमारा पड़ोसी देश, जी उस बिजली को भारत लाने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं बचा, चिकन नेक जिसको कहते हैं, जहाँ बिहार, बंगाल, बांग्लादेश की सीमाएं में जी इतना कंजेस्टेड कर दिया कि टावर नहीं खड़े हो सकते। और सुरक्षा के लिए बहम है। मैंने कई चिट्ठी लिखी है, अजीत डोवाल साहब से भी बात की, मित्र हैं, कि भाई इसको एक अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया, बनाओ, जिसमें कुछ जिले, ये 4-5 जिसको सीमांचल बोलते हो, कटिहार और ये जो जी बिहार के हैं, जी जी और उधर से बंगाल के कुछ जिले, इन सबको जोड़ के यूनियन टेरिटरी बनानी चाहिए, ताकि राज्यों का दखल ना होकर सुरक्षा के लिए एक प्रायोरिटी हो जाए। जी उस बात पे विचार मुझे लगता है काफ़ी तेजी से चल रहा है। उसके होने से क्या हुआ कि हमारा भूटान, चीन उधर से घुसना चाह रहा था। जी अभी प्रधानमंत्री होके आए भूटान, मैं भी 4 महीने पहले भूटान गया था। मित्र देश है, वहाँ की टोटल जितना खर्चा होता है हम उतनी बिजली उससे खरीदते हैं। जी इतनी बिजली बनाते भी हमें, खरीदते भी हमें। अब मुझे लगता है 1.5 साल तक वो रेलवे से भी 2 जगह से कनेक्ट भूटान भी हो जाएगा। जी तो सिक्किम में बहुत काम चल रहा है। ये सबकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी। इस मामले में चीन की दखलंदाजी भी है। चीन वाया म्यांमार भी अंदर घुसना चाहता है, क्योंकि चीन भी विस्तारवादी है। परंतु जब हम बढ़ेंगे तो उनके अंदर सेंटिमेंट आज भी, उनका राष्ट्रीय गीत लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर आज भी बांग्लादेश, काजी नजरुल इस्लाम दोनों के लिए उतना ही पूजनीय था। शेख मुजीबर रहमान का परिवार भारत से मित्रता रखना चाहता था, शेख हसीना भी। तो वहाँ जो जमाते के लोग हैं, मिलिट्री के लोग हैं, पाकिस्तानी तत्व हैं, उनको दबा के रखना भी आवश्यक है। उसके लिए जो आवश्यक है उनसे मित्रता कर रहे हैं। म्यांमार से हमारे अनुकूल संबंध भी है, कुछ मामलों में सहमति भी है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत में ना आए, और रोहिंग्या को वो मार के भगा रहे हैं। तो कुछ चीज़ों पर मार के भगा के इधर ना आए जी वो खाड़ी में जाएं या मरे या जी, भारत में ना आए। कितना मुश्किल काम है। सीमाएं ऐसी हैं कि कम से कम 300-400 किलोमीटर बीच में नदी नाले पानी है। जी सुरक्षा के लिए आप तार भी नहीं लगा सकते। तो जैसे आज भारत अपने फाइटर जेट्स खुद बना रहा है और इंडियन इकोनॉमी जो है वो अच्छी ग्रो कर रही है, सेल्फ रिलायंस की वजह से इकोनॉमी बहुत मजबूत हो गई है। लेकिन इन सब के चलते तहत यूएस इकोनॉमी जो है और अमेरिका जो है उनके साथ हमारे रिलेशंस जो है वो थोड़ी कठिनाइयों पे दिख रहे हैं। तो इसको हम बैलेंस आउट कैसे कर सकते हैं कि हमारे रिलेशंस भी अच्छे रहें और हम भी स्ट्रांग रहें? आज के कॉम्पिटिटिव युग है, स्पर्धा भी चलेगी, साथ साथ मित्र के अंदर भी कंपटीशन होता है। हम जी जब पढ़ते थे तो दोस्त भी कंपटीशन ये तो था ना, फर्स्ट कौन आएगा। जी आज अमेरिका के साथ हमारे संबंध भी इसी प्रकार के। अमेरिका को हमारी ज़रूरत है। क्यों?
ऑस्ट्रेलिया, जापान और ये पूरा प्रशांत महासागर जी। जो क्वेड बनाया, उसमें हमारे बिना क्वेड जीरो है। तो जापान को सुरक्षा देने के लिए, दक्षिणी कोरिया को, इंडोनेशिया को, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को भारत के बिना अमेरिका वहां से तो नहीं दे सकता। करेक्ट। तो इसीलिए आज अमेरिका के साथ हमारे समझ जो ट्रम्प साहब के दिमाग में एक भ्रम था जी। कि मैं पूरी दुनिया का डिक्टेट करूं, वो भ्रम तोड़ दिया हमने चुपचाप बिना बोले। बिल्कुल। आज कल उसने सारी खाने पीने की चीजें 200 आइटम पे टैरिफ खुद घटाया ना। करेक्ट। जो अमेरिका में महंगाई बढ़ी तो 2 चुनावों में पसीना आ गया, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, बाकी में तो अकल आई। जी। इस महीने के एंड तक सारी चीजें वो और ठीक होंगी। भारत की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता, भारत वाले मिलके रहे तो। और मोदी जी का एक ही मूल मंत्र है कि 150 करोड़ के लोगों भारतीय बन के रहो। हिंदू मुसलमान की बजाय हिंदू को जो बांटने का काम करते हैं, ये चमार है, ये भंगी है, ये ब्राह्मण है, ये बनिया है, उसमें डिवाइड होकर तो मर रहे थे ना। जी। अब संतों को भी समझ में आई, संतों ने जो अभी 10-11 दिन एक पद यात्रा निकाली। जी जी जी। सारे संत मैंने पहली बार एक जगह देखे नहीं, एक दूसरे के बड़े हैं इस भ्रम में जीते थे। सड़क पे बैठ के सारे मिल बैठ के खाना खा रहे हैं। पॉलिटिशियन तो उनके पीछे पीछे जाएंगी कि पॉलिटिशियन तो वोट के भिखारी हैं। तो जो संख्या जहाँ नजर आएगी वहाँ ठीक होगा सब। एम वाई करने वाले, आज समझ में आ गया कि मुस्लिम ने महिला को ले लिया मोदी जी ने, वाई में यूथ को ले लिया, तो समझ में आ गया यादव से काम थोड़ी चलेगा। जी जी। जाति जिस यादव परिवार में विवाह तो नॉन यादव में हो रही, मुलायम सिंह का परिवार हो, लालू का परिवार हो, तो वोट मांग रहे हो यादव के नाम पर, तो बेवकूफ तो नहीं है लोग। करेक्ट। अगर तेजस्वी यादव को पसंद आई लड़की, वो बाई चांस क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन होना गुनाह नहीं, सुशील मोदी ने भी की थी, परंतु फिर जाति का नाम मत लो। हिंदुस्तानी बन के रहो। हिंदुस्तान के बन के रहने में अखिलेश की दोनों वो में पहाड़ से आई हैं, और वो योगी को कहता है ये बाहर से आए, ये पहाड़ी है। अभी तेरे घर के दोनों जो तेरी डिम्पल यादव रही, ये क्या है? तो लोगों को आज बेवकूफ नहीं बना सकते। आज नॉलेज, ज्ञान सबके पास है और सब समझते हैं, बोले ना बोले। करेक्ट। समझते सब हैं और समझते हैं तो देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। आज हमें हर क्षेत्र में खेलों के अंदर चैंपियन बना के दे रहे हैं। वो हमारी लड़कियां वर्ल्ड क्रिकेट में आ गई जी। अब अगला कॉमनवेल्थ होना है, ओलंपिक होने भारत में, कुश्तियों में हम ला रहे हैं, बॉक्सिंग चल रहा है अभी। भारत के अंदर खेल होने शुरू हो जाए इतने बड़े, कभी सोच नहीं सकते। जी सर, जैसे कि अभी आपने ये बात बोली बीच में कि मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश एक है, हिंदू मुस्लिम और ये सिख ईसाई, इसमें डिवाइड ना करें। लेकिन आजकल जो यूथ है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है लोगों से, और वो इस चीज में एक तरीके से अलग अलग लेके चलता है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। तो हम इस चीज को अपनी पढ़ाई के माध्यम से या फिर कुछ ऐसे सिस्टम में चेंजेस लाके कैसे बेटर कर सकते हैं? इस टाइप के सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट जो यूट्यूब पे ज्यादा नजर आते हैं, जी, मैं तो देखता हूँ, कोई ध्रुव राठी, जितना इन्फ्लुएंसर जी कहते हैं, जी जी बिल्कुल। क्या हाल हुआ उनका? खुद भी चुनाव लड़ा 2-4 में, करेक्ट। जिनके फॉलोवर दिखाते हैं 8 लाख 10 लाख, जी उनके कहने से 400 वोट भी नहीं आए किसी को। जी। नहीं। इस देश की जनता जिसको अनपढ़ बोलते हैं, मेरी माताएं बहनें जो बेचारी अपने जमाने में शायद ना जा पाई कॉलेज स्कूल, परंतु नीतीश ने सबको स्कूल से निकलते ही साइकिल दे देना, बड़े होते ही सबको रोजगार की व्यवस्था करना, नौकरियां नहीं दे सकता सबको पता है, जी परंतु 1.5 करोड़ महिलाओं के खातों में 10-10 हजार को भेज देना, जी। आप इसको रिश्वत कहते रहो ना। 10 हजार तो पहले किस्त दी है, सब अपना काम करेंगी, छोटा मोटा घर पे रहकर जी जी कितनी प्रोडक्शन बढ़ेगी। बिल्कुल। तो इस देश में क्षमताएं हैं, अभी तक केवल हम खाली बिठा के आज सब काम कर रहे हैं, सब मिलके काम करेंगे तो इस देश के अंदर जो कुछ है, जो कभी राम राज्य कहलाता था, जिसमें कोई भी अभावग्रस्त ना हो, जिसमें कोई भूखा ना सोए, कोई शिक्षा से वंचित ना हो, इलाज की सबकी व्यवस्था हो, जी ये काम सरकारों का है समाज के सहयोग से करने, जी वो हम बिल्कुल। कर रहे हैं, करना चाहिए। जी जी जी। तो सर मेरा सवाल जो है आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे कि अभी आपने बताया
कि सिंदूर 2.0 जो है वो भी चल रहा है, बार बार न्यूज में भी आ रहा है, तो सर इसका क्या फ्यूचर है कि इंडिया कोई बहुत बड़ा स्टेप ले सकता है अभी आगे जाके, या फिर अपने जियो पॉलिटिक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ वापस से ऐसा कुछ होगा जैसे पहले सिंदूर 1.0 में हुआ था? नहीं, अभी चल रहा है सिंदूर। एक तो मोदी जी कह रहे हैं इट्स कंटिन्यूइंग। हाँ जी। इसे कंटिन्यू का अर्थ क्या है कि जब भी मौका लगेगा, जब आवश्यक होगा, जी। तो सेनाएं अपना परेड रोज करती हैं। किस लिए करती हैं? तीनों सेनाएं मिलकर अभ्यास कर रही। क्यों? नेवी को मौका अब तक कम मिला था, इसलिए नेवी ज्यादा काम कर रही है। जी। क्यों? नेवी अंदर से कराची से घुसे हम्म। तो बलूचिस्तान अलग होना चाहते हैं, उसको हम कर पाएंगे। जी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, उसको ले पाएंगे। बिल्कुल। और फिर जो रेयर मिनरल और ये सब कुछ है वो सारा कश्मीर में भरा पड़ा है, जिनके लिए चाइना ने अमेरिका को भी झुकाया। तो हमारे यहाँ कोई कमी है क्या? ये सारी चीजें हैं। कॉपर सबसे ज्यादा, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा, लोहा सबसे ज्यादा, जी। कोयला सबसे ज्यादा, और फिर इंपोर्ट करना पड़े कोयला क्यों? हम्म। तो और प्रतिभाएं सबसे ज्यादा अमेरिका में। आज हमारे स्टूडेंट ना जाएं हम्म। और चाइना के ना जाएं तो यूनिवर्सिटी खाली है। करेक्ट। तो सर आज की परिस्थितियों को देखते हुए आप आज के यूथ के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? जो विवेकानंद ने दिया था, हमारा आइडल तो मैं समझता हूँ जी। विवेकानंद है। जी। और उन्होंने सारी परिस्थितियों को देख के कहा था। तो यूथ को क्या करना है? इसके लिए महाराणा प्रताप का जीवनी पढ़ें, गुरु साहब 10 गुरुओं के बारे में पढ़ें, शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। 3-4 हमारे रोल मॉडल होने चाहिए, जी। जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में, संख्या में थोड़े होने के बावजूद क्या कुछ किया। कुछ संभव आज सोच सकता है कि कोई एक आदमी अपने पिता को भी बलिदान के लिए प्रेरित करे, चारों बेटों को भी प्रेरित करे और स्वयं भी बलिदान दे। तो अभी हम इसीलिए 26 तारीख को कॉलेज में सारा दिखाएंगे गुरु तेग बहादुर जी के 350 साल पूरे में। जी। इसलिए बताएंगे कि यूथ में बहुत क्षमताएं हैं, उसकी समझ में कोई कमी नहीं है। ये हमारी कमी है कि उनको हमने पिछले 30-40 साल सही ढंग से उनका पालन पोषण नहीं किया। माँ बाप के दिमाग में भी आ गया कि बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कम बच्चे पैदा करने लग गए। जी। दूसरा बच्चा कौन पालेगा? हम्म। होना उल्टा चाहिए था, अब होगा। अरे 2-3-4 होंगे तो एक दूसरे को वही पाल लेंगे। हमारे टाइम में हमने अपने छोटे वाले 3-4 को गोदी भी खिलाया, पढ़ाया, सब कुछ किया। जी। तो आज यूथ को चाहिए कि दे अपना सब्सिट्यूट 2 के बदले 3 तो कम से कम दे के जाएं, ताकि समाज को जरूरत हो, मिलिट्री को जरूरत हो, कहाँ से आएंगे लोग? अगर पढ़े लिखे 10,000 से ज्यादा पोस्ट नहीं, कमीशन अफसरों की कमी है देश में जी। पिछले 20 साल से लगातार। तो हमने इस साल दिए 8-10 अफसर यहीं से, इन्हीं बच्चों में से। नेवल फोर्स में भी गए हैं, एयर फोर्स में भी, दूसरे में भी। हमारे कैडेट आज अफसर बन के वहाँ जाके काम कर रहे हैं, पुलिस में जा रहे हैं, आईएएस जी। जा रहे हैं। तो ये सब हमारी ड्यूटी है ना, हर घर की भी ड्यूटी है। जी। अगर ये लोग होंगे तो देश चलेगा ना। हम्म। देश के लिए जीने वाले, देश के लिए मरने वाले, समाज को साथ लेकर चलने वाले लोगों की आवश्यकता है। और ये सब काम मेरा यूथ करेगा, मेरा युवा जो आज 16 साल 17 साल का है, और वो 8-10 साल इसमें डिवोटेड होके लगे। जी। फिर अपना 25 साल से 50 साल तक खूब कमाओ, और हम्म। 50 साल के बाद फिर समाज की सेवा करने के जो हमारे 4 वर्ण व्यवस्था थी, जी। जो हमारे चारों वो थी कि 25 साल ये 50, 75 और उसके बाद संन्यास, जी। जी। वो सब चीज़ें सोच समझ के की गई थी। उनके ऊपर विश्वास करें, और हमारे ऋषि मुनियों ने जो कुछ किया था उसका भी अध्ययन करें। जी। तुलसीदास ने कैसे लिख दिया 100 योजन, वो बिल्कुल। जो हनुमान चालीसा में थे ना, कोई विद्वान जी। पढ़े तो नहीं थे, शायद स्कूल भी नहीं गए। हम्म। तो हम अपनी परंपराओं पर, अपनी संस्कृति पर विश्वास करें। इतिहास का जो बिगड़ा हुआ रूप है 20 का 1000 साल का, उसको ठीक करना सरकार और विद्वानों का काम है। जी। और यूथ का काम है खूब खेलना, खूब पढ़ना, हर चीज में नंबर 1 आना। बिल्कुल। राष्ट्र प्रथम जब होगा जब हम भी प्रथम रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये चीज़ तो आपने बिल्कुल सही कही।
इसी के साथ आपने जो भी हमें समझाया इतनी स्पष्टता से, इतनी गहराइयों से, मोदी जी के बारे में, उनकी सोच के बारे में, अटल जी के बारे में, विवेकानंद जी के बारे में, ये सब जान के हमें बहुत ही खुशी मिली कि हमारे देश के अंदर कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो युवाओं को नहीं पता है, जो कि जिनसे युवाओं को बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। तो इसी के साथ सर हम इस एपिसोड को समाप्त करना चाहेंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया, आप यहाँ पे आपको आए। भी Until next time, thank you so much. राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।